कहानी की शुरुआत में हम दो रिटायर्ड नेवी सील्स को देखते हैं, माइकल और रसल। वो दोनों अपने एक साथी गेब के साथ मिलकर अपने अगले काम के लिए प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल इन्हें मिलकर बैंक से एक डिपॉजिट बॉक्स चुराना है जिसके अंदर एक रशियन माफिया बॉस का बड़ा राज छुपा हुआ था। ये काम इतना खतरनाक है कि इन्हें कुछ करप्ट पुलिस वालों की मदद लेनी पड़ी। इसी चक्कर में कुछ देर बाद वो मार्कस और फ्रैंको नाम के दो ऑफिसर्स से मिले। दूसरी तरफ रशियन क्राइम लेडी आयरीना अपने दो आदमियों से मिलने पहुंची जो अपने ताजा शिकार को कार की डिग्गी में भरकर लाए थे। इन लोगों को पहले बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। फिर एक आदमी ने एक थैली में उन बेचारों के सारे दांत भर के आयरीना को थमा दिए और फिर आयरीना ने वो थैली वापस डिग्गी में फेंकवा कर उसे बंद करवा दिया। 2 हफ्ते बाद पूरी गैंग एक वैन में अपने हथियार और मास्क तैयार कर रही थी। रसल ने वैन को थोड़ी दूर एक कोने पर पार्क किया और बाकी चारों बैंक के अंदर घुस गए। उन्होंने हवा में फायरिंग करके गार्ड्स को अपने काबू में कर लिया। अलार्म पहले से बज रहा था तो लगभग 3 मिनट के अंदर वहां पर पुलिस वाले आ जाएंगे। गेब ने भागते हुए बैंक मैनेजर को पकड़ा और उसे उसके घर और परिवार वालों की तस्वीरें दिखाकर डराया कि जिंदा देखना है ना इन्हें दोबारा। मैनेजर इस हरकत से काफी डर गया और ये लोग उसे वॉल्ट तक ले गए। उन्होंने उसे वो नंबर बताया जो इन्हें चाहिए था। मैनेजर ने अपनी चाबियां ताले पर लगाई पर माइकल ने उसे धक्का देकर खुद वो बॉक्स निकाल लिया। तभी गेब की नजर पास में पड़े कैश के ढेर पर पड़ी और उसने चुपके से कुछ पैसे भी अपने बैग में भर लिए। बाहर निकलते समय इन्होंने वॉल्ट का दरवाजा बंद करके चाबियां मैनेजर की तरफ फेंक दी। गेब सबसे पहले बैंक से निकलकर एक कार में जा छुपा जबकि रसल पुलिस स्कैनर में सारी खबर सुनते हुए रास्ता बताता रहा। जब बाकी तीनों भी बाहर आ गए तो माइकल ने दरवाजे पर 2 फ्लैश ग्रेनेड लगा दिए जिससे अंदर के लोग वॉल्ट में जा छुपे। फिर तीनों गेब के साथ कार में बैठे और रसल के बताए रास्ते पर निकल पड़े। कुछ देर तक तो सब कुछ सही चला लेकिन फिर पैसों के साथ रखा हुआ एक डाई पैक अचानक से बैग में फट गया। पूरी कार के अंदर लाल धुआं भर गया जिससे कुछ भी देख पाना और गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया। धुआं निकालने के लिए जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला इनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से जा टकराई। इस हादसे से रास्ता बंद हो गया और रसल पीछे छूट गया। मजबूरी में चारों ने बाहर निकलकर लोगों को भगाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और एक ड्राइवर जो बकवास कर रहा था उसका शीशा तक तोड़ दिया। रसल दूर से ये सब कुछ देख रहा था और तभी उसे एक घायल औरत नजर आई। एक नई गाड़ी चुराने के बाद उन्होंने पुरानी गाड़ी में एक बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया और फटने से पहले वहां से निकल गए। पुलिस के पहुंचने से पहले रसल भी चुपचाप वहां से खिसक गया। फिर एक सुनसान जगह पर पूरी गैंग ने अपना इस्तेमाल किया हुआ सारा सामान एक गाड़ी में छोड़ दिया। मार्कस और फ्रैंको ने गेब पर बहुत गुस्सा किया क्योंकि उसी ने वो पैसे उठाए थे। वो प्लान का हिस्सा नहीं था। वो पैसे असल में पुलिस वालों का बिछाया हुआ एक चारा था। कैश को छूते ही वो डाई का पैकेट फट गया। उस चक्कर में पकड़े जाते। इस सब से फ्रैंक को आग बबूला हो गया। फ्रैंको ने अपनी बंदूक निकाल ली पर माइकल ने उसे कहा कि थोड़ा शांत हो जा भाई। पर माइकल ने उसे जैसे तैसे शांत करके बंदूक वापस रखवाई। जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने भागने वाली गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर गोली मार के उसमें आग लगा दी। बाद में माइकल एक मीट फैक्ट्री गया जहां आयरीना के आदमी अपने शिकार को मीट के ट्रक्स में भरकर ले जा रहे थे। माइकल ने उन्हें वो बॉक्स सौंप दिया ताकि उनका काम पूरा हो जाए। इसी बीच डिटेक्टिव एलन बैंक में चोरी की जांच करने पहुंचा और बैंक के मैनेजर से कहा कि सोशल मीडिया पे सोच समझ के पोस्ट करना। उसी समय एलन का भतीजा क्रिस जो कि पहले फौज में रह चुका है अपनी नई नौकरी के पहले दिन स्टेशन पहुंचा। थोड़ी देर में मार्कस भी वहां आया और किसी की भी नजर इस बात पर नहीं गई कि उसके जूते और पैंट पे अभी भी डाई लगा हुआ था। क्योंकि क्रिस नया था तो उसकी ड्यूटी मार्कस के साथ लगा दी गई। मार्कस को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। अब दोनों शहर में पेट्रोलिंग पर निकले जहां उन्हें सिर्फ छोटी मोटी घटनाएं ही संभालनी पड़ी। उधर माइकल अपने घर पर एक बर्नर फोन से फ्रैंको को कॉल करने वाला था। माइकल ने फ्रैंको को बताया कि वो 2 दिन बाद मिलेंगे। फिर उसने उस फोन का सिम कार्ड माइक्रोवेव में जलाकर खाक कर दिया। इसके बाद माइकल फिर से उसी मीट फैक्ट्री गया जहां आयरीना के आदमियों ने उसकी तलाशी ली और उसके बाद ही उसे अंदर जाने दिया। वहां आयरीना का भांजा फेलिक्स दौड़कर माइकल से लिपट गया जिससे हमें ये पता चला कि माइकल असल में उसका पिता है। माइकल को उम्मीद थी कि चोरी के पैसे उसे मिल जाएंगे पर आयरीना ने कहा कि उसे पहले एक और काम पूरा करना बाकी है। जब माइकल ने मना करने की कोशिश की तो आयरीना ने धमकी दी कि अपने बेटे से दोबारा मिल नहीं पाएगा तू। अब अगले काम के बारे में बताते हुए माइकल की नजर फेडरल एजेंट से भरे हुए कमरे पर पड़ी जिससे उसके होश उड़ गए। बाद में आयरीना ने अपने पति को फोन किया जो कि एक रशियन माफिया बॉस था और इस वक्त वो जेल के अंदर बंद था।
उसने आयरीना को सलाह दी कि माइकल किसी भी हाल में काम के लिए मना न कर पाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी रात रसल को माइकल का कॉल आया कि उन्हें तुरंत मिलना है, पर जैसे ही वो अपनी कार में बैठा, आयरीना के गुंडे ने पीछे से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। उधर फ्रैंको, गेब, माइकल और मार्कस एक जगह पर इकट्ठा हुए, जहां पर इस बात पे झगड़ा छिड़ गया कि आयरीना ने हमें पैसे क्यों नहीं दिए, इतना खतरनाक काम किया है, उसके पैसे भी ना मिले। फिर माइकल ने सबको उन फेडरल एजेंट्स के बारे में बताया जो उसने देखे थे, यानी इस केस में अब FBI शामिल हो चुकी है, उन्हें बहुत संभल कर चलना होगा। तभी उन्होंने देखा कि रसल की कार एक दीवार से टकराई और दूसरी गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। सब जल्दी से दौड़कर उसके पास पहुंचे। रसल के सर पर वही प्लास्टिक की थैली चढ़ी थी और वो बुरी तरह घायल पड़ा था, यानी अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मार्कस ने किसी तरह गुस्से से भरे गेब को रोका, जबकि माइकल ने रसल को तड़पता देखकर उसे गोली मार दी ताकि उसके दर्द को खत्म कर सके। फिर माइकल ने आयरीना की बहन और फेलिक्स की मां एलेना को फोन किया। दरअसल वो आयरीना से मिलने की कोशिश कर रहा था, वो जानना चाहता था कि इसका क्या मतलब है, पर दोनों ही औरतों ने फोन नहीं उठाया। इसी बीच एलन और उसकी पार्टनर डिटेक्टिव ट्रीना ने चोरी की फुटेज देखी। वो तुरंत समझ गए कि इन चोरों में से कुछ के पास आर्मी की ट्रेनिंग जरूर है। अगली सुबह पूरा ग्रुप अपने अगले काम की प्लानिंग में जुट गया। उन्हें ये चोरी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में करनी थी, यानी एक तरह से पुलिस हेडक्वार्टर्स में। इस चोरी को उन्हें 2 मिनट के अंदर अंदर अंजाम देना होगा, वरना पुलिस का बैकअप आ जाएगा, वो पकड़े जाएंगे। तभी फ्रैंको ने एक खतरनाक आइडिया दिया कि हम 999 कर सकते हैं। दरअसल 999 का मतलब होता है एक पुलिस वाला मर चुका है। इससे ज्यादातर पुलिस फोर्स उस एक जगह की तरफ दौड़ पड़ती है और बाकी जगह खाली हो जाती है, जिस वजह से उनके चोरी के एरिया में पुलिस होगी ही नहीं। मार्कस को अपने ही किसी ऑफिसर को मारने की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर फ्रैंको इसके लिए पूरी तरह तैयार था। आखिर में सभी इस बात के लिए राजी हो गए कि उनके पास यही एक तरीका है। कुछ देर बाद मार्कस और क्रिस को एक मर्डर सीन पर बुलाया गया, जहां पर एक जलती हुई गाड़ी थी और उसके पास ही दूसरी गाड़ी थी जिस पर 3 कटे सर मिले थे। फ्रैंको भी वहीं था और वो क्रिस के साथ एक नए लड़के जैसा बर्ताव करने लगा, लेकिन क्रिस कोई नौसिखिया नहीं था। वो कई साल फौज में काट चुका था और उसने अपनी काबिलियत बहुत अच्छे से दिखाई। फिर वो कुछ गैंग मेंबर्स से पूछताछ करने गया, जहां लुइस नाम के बंदे ने उसकी बेइज्जती करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश की। क्रिस ने उसे रोककर अरेस्ट कर लिया, जिससे बाकी पुलिस वाले भी बाकी गैंग को पकड़ने आ पहुंचे। इस पर मार्कस भड़क गया और उसने क्रिस को साइड में ले जाकर डांटा कि बेवजह बात इतनी बढ़ाने की क्या जरूरत थी। दूसरी ओर एलेना फेलिक्स को माइकल से मिलवाने के लिए उसके घर ले गई, लेकिन वो तय किए गए समय से काफी देर बाद आए थे। माइकल समझ गया कि इसके पीछे आयरीना का हाथ है। अगले दिन माइकल फेलिक्स को आयरीना के यहाँ छोड़ते हुए उस पर चिल्लाया, तुमने रसल को क्यों मारा? लेकिन आयरीना ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि अपने काम पर ध्यान रखना, ठीक है? अगली बार जब ग्रुप एक सोना में मिला तो मार्कस ने सुझाव दिया कि मेरा नया पार्टनर है क्रिस, वही होना चाहिए हमारा शिकार, क्योंकि वैसे भी वो एक हाई लेवल ऑफिसर एलन का भतीजा है और उसे कुछ हुआ तो पूरा डिपार्टमेंट वहां पहुंच जाएगा। घर जाते समय गेब ने माना कि किसी बेकसूर को मारने का आइडिया उसे जरा भी पसंद नहीं है। गेब ने प्लान बदलने के लिए मिन्नतें की, लेकिन माइकल ने गुस्से में उससे कहा कि तू गाड़ी से बाहर निकल, चल जा यहाँ से। अगले दिन एलन अपनी एक इन्फॉर्मर से मिला और उसे कुछ पैसे देकर कुछ जानकारी निकाली। खबर ये थी कि लिया नाम की एक लड़की नशे में चूर होके ये बोल रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने अभी अभी एक बैंक रॉबरी की है। इसी बीच मार्कस और क्रिस एक गैंग के इलाके में घुसे, जहां मार्कस लोगों से जानकारी जुटाने लगा और क्रिस ने 2 जवान गैंग मेंबर्स को उनकी गलत जिंदगी के लिए डांटा कि वापस स्कूल चले जाओ, कुछ नहीं रखा इसमें। फिर उन्होंने टर्माइट नाम के एक अपराधी का चुपके से पीछा किया, जो इस मर्डर की वजह से शक के घेरे में था। उन्होंने देखा कि टर्माइट नशीले पाउडर को बच्चों की तरह छुपा कर ले जा रहा है। कुछ देर बाद क्रिस ने कॉप्स की एक टीम इकट्ठा करके टर्माइट के घर की तलाशी की तैयारी की। इससे पहले कि वो अंदर घुस पाते, टर्माइट ने खिड़की से उन पर गोलियां चला दी। इसलिए ऑफिसर्स ने जवाबी फायरिंग करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने दरवाजा तोड़ा, टर्माइट दूसरे कमरे में भाग गया। पूरी बिल्डिंग को घेरने के बाद टीम को एक बिस्तर पर टर्माइट का बच्चा मिला। फिर इन्होंने अलमारी खोली और दीवार में एक सुराख ढूंढ निकाला, जो इन्हें पड़ोसी घर तक ले गया।
जहां टर्माइट ने अपने सारे सिक्योरिटी कैमरास और गैर कानूनी सामान छिपा रखे थे। टर्माइट वहां नहीं मिला, इसलिए टीम नीचे की तरफ बढ़ी और तभी टर्माइट ने फिर से गोली चलाकर भागने की कोशिश की। जब कॉप्स ने उसका पीछा किया तो लुइस और बाकी गैंग के लोग अपने दोस्त की मदद के लिए उन पर गोलियां चलाने लगे। इसका फायदा उठाकर टर्माइट एक कार में छिप गया और खुद भी फायरिंग करने लगा, जिससे दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी होने लगी। तभी टर्माइट ने अपनी दूसरी गन निकालकर क्रिस को गोली मार दी, पर उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसे बचा लिया। मार्कस दौड़कर टर्माइट के पीछे भागा, पर एक बाड़ में फंसने से उसका काफी वक्त बर्बाद हो गया। जब क्रिस को होश आया तो उसने देखा कि मार्कस और टर्माइट एक गन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। क्रिस ने सही मौका देखकर टर्माइट के सिर में गोली उतार दी और मार्कस ने भी गुस्से में उसे एक और गोली दे मारी। टर्माइट की मौत से शहर में दंगा भड़क उठा, जिससे और कॉप्स को आकर बहुत सारे गैंग वालों को अरेस्ट करना पड़ा। उधर माइकल एक रेस्टोरेंट में आयरीना के साथ फेलिक्स से मिलने की उम्मीद में बैठा था, पर आयरीना ने कहा कि फेलिक्स नहीं आ रहा और अपना फोन माइकल को थमा दिया। उसी समय एलिना और फेलिक्स टेल अवीव के समंदर किनारे थे और माइकल मुश्किल से उनसे थोड़ी बात कर पाया कि तभी कॉल कट गई। आयरीना ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि माइकल को याद रहे कि असल कमान किसके हाथ में है। फिर आयरीना ने उसे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की बिल्डिंग की अहम बातें बताईं और कहा कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे। इधर गेब अपने भाई की मौत के गम में इतना डूब गया कि लिया के साथ अपना नशा और बढ़ाता गया। बाद में क्रिस और मार्कस दूसरे ऑफिसर्स के साथ एक क्लब में थे जब गेब अचानक वहां आया और मार्कस से बात करने को कहा। मार्कस ने पहले तो उसे बाहर ले जाने का नाटक किया, पर फिर गुस्से में गेब को सीढ़ियों से नीचे धक्का देकर घूंसे मारते हुए डांटा कि वो बाकी कॉप्स के सामने उसके पास क्यों आया। गेब ने फिर से अपने प्लान को लेकर बात करने की कोशिश की और उस पुराने मार्कस को याद किया जिसके साथ वो काम करता था, जो कभी किसी बेकसूर कॉप को नहीं मारता। ये सच सुनकर मार्कस बिल्कुल आग बबूला हो गया और उसने गेब को बार बार घूंसे मारे। तभी शक में पड़ा क्रिस एक दूसरे कॉप के साथ बाहर आया और जब गेब ने पूछा कि क्या यही उनका शिकार है तो मार्कस ने उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। जब क्रिस ने सफाई मांगी तो मार्कस ने बताया कि वो तो बस उसका एक पुराना खबरी था जिससे वो जानकारी लिया करता था। इसी बीच एलन उसी जानकारी के आधार पर लिया के घर की तलाशी लेने गया और वहां मिले नशे के पाउडर में से उसने खुद भी कुछ ले लिया। उंगलियों के निशान से इन्हें रिकॉर्ड में गेब का पता चला कि वो 3 साल तक एक पुलिस वाला रह चुका है, पर एक शक वाली गोलीबारी की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर एलन ने एक नकली डीलर का इंतजाम किया ताकि जब लिया नशा खरीदने आए तो उसे पकड़ा जा सके। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, लिया सीधा उसके जाल में फंस गई। एलन ने लिया को अपनी कार में बिठाया और उसे डरा धमका कर गेब के बारे में सब कुछ निकलवा लिया। थोड़ी देर बाद ट्रिना ने गेब का पीछा किया और उसे क्रिस के घर के बाहर बाइक पर बैठे देखा, जिसकी खबर उसने तुरंत एलन को दी। ये सुनते ही एलन ने बैकअप के लिए कॉल कर दिया और पुलिस के सायरन सुनते ही गेब एक बाड़ फांद कर भाग निकला। एलन दौड़कर क्रिस और उसके परिवार के पास पहुंचा और उन्हें गेब की एक तस्वीर दिखाई ताकि पता चले कि क्या वो उसे जानते हैं। तभी एलन को एक कॉल आया जिसमें और जानकारी मिली कि गेब का एक भाई रसल था जो माइकल नाम के एक आदमी के साथ प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता था। दोनों पर रशियन माफिया के साथ हथियारों की तस्करी का शक था, पर 4 गवाहों के गायब हो जाने के बाद वो केस बंद कर दिया गया। यही तस्करी इन दोनों का रिश्ता आयरीना से जोड़ती थी, इसलिए एलन के कैप्टन ने उन्हें अब आयरीना के पीछे जाने को कहा। कुछ देर बाद फ्रैंको ने माइकल को कॉल करके गेब के बारे में कुछ करने को कहा क्योंकि वो निगरानी में था। तभी एक होटल में छिपे गेब को लिया की एक तस्वीर मिली जिसमें वो घायल और बंधी हुई नजर आई। जब उसने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि माइकल ने लिया को अगवा कर लिया है। माइकल ने धमकी दी कि अगर गेब ने तुरंत शहर नहीं छोड़ा तो वो लिया को मार देगा और डरे हुए गेब ने फौरन जाने का वादा कर लिया। फिर माइकल ने वो फोन टॉयलेट में फेंका और वहां से चला गया। अगले दिन एलन को पता चला कि गेब गायब हो गया है। माइकल कई दिनों से अपने अपार्टमेंट नहीं लौटा और कोर्ट ने आयरीना पर नजर रखने का वारंट भी खारिज कर दिया। ये सब सुनकर एलन भड़क गया और सबसे बेहतर नतीजों की मांग करने लगा। कुछ देर बाद फ्रैंको और माइकल होमलैंड सिक्योरिटी के दफ्तर के बाहर एक वैन में इंतजार करने लगे। उधर मार्कस क्रिस को एक खाली बिल्डिंग में ले गया, ये कहते हुए कि वहाँ किसी खबरी से मिलना है। जगह बहुत अंधेरी थी और जब क्रिस एक कमरे की तलाशी ले रहा था तभी मार्कस अचानक गायब हो गया। क्रिस उसे ढूंढने निकला और ठीक उसी समय लुइस एक बंदूक लेकर बिल्डिंग में घुस आया। एक दूसरे कमरे में मार्कस अंदर ही अंदर गिल्ट से टूट रहा था, जबकि क्रिस को गेब मिल गया जिसने उसे पूरा प्लान
समझाने की कोशिश की, पर क्रिस बार बार चिल्लाता रहा कि वो अपनी बंदूक नीचे रखे। तभी लुइस ने इन दोनों को ढूंढ लिया। गेब की चेतावनी के बाद क्रिस ठीक समय पर छिप गया जब लुइस ने गोलियां चलानी शुरू की। कई गोलियां दागने के बाद लुइस एक खिड़की से कूदकर भाग निकला। क्रिस बाहर आया और उसने देखा कि गेब की गर्दन में गोली लग चुकी है, तो उसने तुरंत मदद के लिए कॉल करके मार्कस को जोर से पुकारना शुरू किया। मार्कस कुछ ही पलों में वहां पहुंच गया और पूरी हालत समझकर दोनों को मारने के लिए अपनी बंदूक तैयार कर ली। गेब को इसका अंदाजा हो गया और उसने भी गोली चला दी, जिससे मार्कस और गेब एक ही समय में एक दूसरे को गोली मार बैठे। क्रिस ने फिर गेब को पूरी तरह ढेर कर दिया और मार्कस को देखा, जिसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। फिर क्रिस ने स्टेशन को कॉल करके एक 999 का ऐलान कर दिया। माइकल और फ्रैंको को पुलिस स्कैनर पर 999 सुनाई दिया, तो इन्होंने अपना प्लान आगे बढ़ाया। इन्होंने वैन को दरवाजे के पास लगाया और जैसे ही गार्ड ने इन्हें रोकना चाहा, इन्होंने उसे गोली मार दी। फिर इन्होंने उसे रेलिंग से बांधा और उस पासवर्ड की मदद से अंदर घुस गए जो आयरीना ने पहले ही बता रखा था। एक खिड़की के रास्ते आगे बढ़ते हुए इन्होंने बिजली वाले शॉटगन से 2 और गार्ड्स को बेहोश करके बांध दिया और साथ ही कुछ एक्सप्लोसिव्स भी तैयार कर लिए। इधर एलन को पता चल गया कि क्रिस ने 999 कॉल किया था, जिससे उसे लगा कि क्रिस खतरे में है। इसलिए उसने पूरे स्टेशन को अलर्ट करके तेजी से मौके की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। वो घबराया हुआ रास्ते में दूसरी गाड़ियों से टकराता हुआ जा रहा था। जब एलन को होमलैंड सिक्योरिटी में चोरी की खबर मिली, तब भी उसने क्रिस को ही अपनी पहली जिम्मेदारी माना और उस चोरी की तरफ एक छोटी सी टीम भेज दी। उधर माइकल और फ्रैंको ने एक्सप्लोसिव्स को गार्ड्स के शरीर पर बांधकर उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया और बिल्डिंग के अंदर आगे बढ़ते गए। बाकी गार्ड्स कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एक भी गोली उन एक्सप्लोसिव्स को फोड़ सकती थी। अपनी संजीदगी दिखाने के लिए इन्होंने एक बंधक की टांग बॉम्ब से उड़ा दी। एक डरे हुए गार्ड ने बताया कि वॉल्ट एक टाइम लॉक पर बंद है, जिसे वो खोल नहीं सकते, तो इन दोनों ने दरवाजे पर बॉम्ब लगाकर अंदर घुसने का फैसला किया। जब माइकल ब्लो टॉर्च से सेफ खोल रहा था, तभी फ्रैंको को रेडियो पर पता चला कि उनके लिए एक कॉल भेजी जा चुकी है, यानी उनके पास सिर्फ 7 मिनट बचे। खुशकिस्मती से सेफ जल्दी खुल गया और दोनों जरूरी चीजें लेकर अपने बंधकों के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल पड़े। पास ही एक स्वॉट टीम मौजूद थी, जिसने इन्हें वैन में बैठते देखा और तब तक इंतजार किया जब तक ये एक्सप्लोसिव्स बंधे गार्ड्स से दूर नहीं हो गए। और फिर शुरू हुई गोलियों की बौछार। दोनों को गोलियां लगीं, पर ये किसी तरह भागने में कामयाब हो गए। बचने के लिए फ्रैंको ने अपने बॉस को कॉल करके कहा कि उसने 999 के बारे में सुना है और जल्दी ही वहां पहुंचेगा। उधर खाली बिल्डिंग पर एक हेलीकॉप्टर आया जो मार्कस को हॉस्पिटल ले गया। एलन कई गाड़ियों से टकराता हुआ वहां पहुंचा और तुरंत अपने भतीजे की हालत देखी। उसने पूरी कहानी सुनी और जाना कि एक स्वॉट टीम ने लुइस को घेर रखा है। क्रिस ने यह भी बताया कि उसने कुछ दिन पहले गेब को उसी क्लब में देखा था। थोड़ी देर बाद फ्रैंको भी जांच में मदद के लिए आया, पर एलन को उसकी लंगड़ाती चाल देखकर शक होने लगा। शाम को माइकल आयरीना से मिला और उसे वो चुराया हुआ बॉक्स दे दिया, जिसे आयरीना ने बैंक से चुराई गई चाबी से खोला। फिर माइकल अपने बेटे से मिलने की मांग करते हुए आयरीना पर ऐसा चिल्लाया कि उसके गार्ड्स बीच में आ गए। माइकल ने फौरन एक आदमी को मार गिराया और गाड़ी की जांच की, पर वो खाली निकली। तभी दूसरे गार्ड ने उसे गिराकर उसके हाथ पर पैर रखा और उसके कान के पास गोली चला दी, जिससे उसे कुछ देर के लिए सुनाई देना बंद हो गया। आयरीना ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी मार दूं, लेकिन फेलिक्स और एलेना मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए उसने उससे पैसे लेकर चले जाने को कहा और फेलिक्स से दोबारा मिलने से साफ मना कर दिया। माइकल अपने बेटे के लिए एक तोहफा लाया था, तो इरीना कम से कम इस बात पर राजी हो गई कि वो इसे फेलिक्स को उसके पिता की आखिरी निशानी के तौर पर दे देगी। जैसे ही इरीना और उसके आदमी वहां से निकले, माइकल ने आखिरी एक्सप्लोसिव एक्टिवेट किया जो उस गिफ्ट के अंदर छिपा था और इस तरह उसने आयरीना की गाड़ी को उड़ा दिया। निकलते समय माइकल ने जलती हुई गाड़ी के पास से गुजरकर पक्का किया कि कोई जिंदा न बचे। हॉस्पिटल में एक कॉप ने क्रिस को बताया कि लुइस को स्वॉट ने मार गिराया है। क्रिस लुइस का सामान देखने मॉर्ग पहुंचा और वहां उसे एक पर्ची मिली जिस पर उसी खाली बिल्डिंग का पता और एक तय वक्त लिखा था, यानी साफ था कि लुइस असल में उसी को मारने वहां आया। तभी एक कॉप ने माइकल की गाड़ी रोकी, पर वो फ्रैंको निकला। माइकल ने बताया कि इरीना ने आखिरकार पैसे चुका दिए हैं और फ्रैंको ने कहा कि मार्कस अभी जिंदा है, पर वो उसे भी वैसे ही मार देगा जैसे उसने लिया को मारा था। अचानक फ्रैंको ने अपनी गन निकालकर माइकल पर 3 गोलियां दागी, जिससे वो वहीं ढेर हो गया और
फ्रैंको सारे पैसे लेकर चलता बना। अगले दिन क्रिस उसी गैंग के इलाके में गया और लोगों से पूछताछ करने लगा, जहां उसे पता चला कि जिस दिन वो घायल हुआ था उसी दिन मार्कस को लुइस से बात करते देखा गया था। क्रिस फिर एलन के पास गया और उसे अपना शक जताया कि ये पूरी साजिश मार्कस ने ही रची होगी। एलन को भी ये बात सही लगी, पर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बाद में जब एलन को लिया की लाश मिलने की खबर मिली तो उसने क्रिस से कहा कि मुझे शक है कि ये चौथा आदमी कोई और नहीं बल्कि एक करप्ट पुलिस वाला है जो सारे सबूत मिटाता जा रहा है। फिर एलन ने ट्रीना को कॉल करके रिकॉर्ड में देखने को कहा कि लिया की लाश किस ऑफिसर ने ढूंढी थी। उधर क्रिस हॉस्पिटल में बेहोश पड़े मार्कस से मिलने गया, सिर्फ उसे खरी खोटी सुनाने के लिए। तभी फ्रैंको वहां आया और क्रिस को बताया कि स्टेशन पर अब भी उसका पूरा बयान देना बाकी था। जब दोनों लिफ्ट में चढ़े तो एलन का कॉल आया, जिसने क्रिस को बताया कि असल में फ्रैंको ही गद्दार है। क्रिस ने उस कॉल को अपनी पत्नी का बताकर तुरंत काट दिया। जब दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचे तो अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ अलग हो गए। फ्रैंको अपनी गाड़ी में बैठते ही मिरर पर लटकी एक टाई देखकर चौंका और पीछे की सीट पर एलन को बैठा पाया। दोनों ने एक ही समय में गन निकालकर एक दूसरे पर गोली चला दी, जिससे फ्रैंको वहीं मर गया और एलन बुरी तरह घायल हो गया। क्रिस ने गोलियों की आवाज सुनकर एक कॉल किया और एलन एक सिगरेट सुलगाने लगा, लेकिन कहानी में ये दिखाया ही नहीं गया कि वो बच पाया या नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।